Hello and welcome back. So now we will discuss the waste management rules. Like there are many waste management rules which are mentioned in our syllabus and that we have to read them, study them and understand them. There are many updates in those rules also. तो वो सब चीज़ हम देखेंगे अब. ठीक है. We will start from here. तो पहले चलते हैं कि जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है वेस्ट का, ये डिस्पोजल से रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इसमें एक फिलॉसफी, एक गाइडिंग फिलॉसफी की बात की गई कि वेस्ट मैनेजमेंट करके उसमें सबसे पहले फोकस किया गया कि हम कोशिश करेंगे कि वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, जितना हो सके ऐसा तरीका मेथड को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का लाइफ स्टाइल जिएंगे कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो. उसके बाद फिर कहा गया कि चलो भाई अगर जनरेट हो भी जाता है तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का वेस्ट हो जो कि रीयूज हो सकता है. अगर रीयूज नहीं हो सकता, वो उस तरह का कुछ वेस्ट बच जाता है तो उसको रिसाइकिल कर लेंगे. रिसाइकिल नहीं कर सकते तो रिकवरी कर सकते हैं. ठीक है. ये मतलब जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, जो मोबाइल फ़ोन से, चलो उसका रिसाइकिल नहीं कर सकते तो उसको रिकवरी कर लें. फिर है कि कुछ ऐसे लास्ट में बचेंगे तो जिसको को डिस्पोज किया जा सकता है, मीन्स कि जितना कम से कम यहाँ पे पहुँच सके वेस्ट कि जो कि डिस्पोज करना पड़े, जैसे हमें लैंडफिल्स में चले जाए या फिर क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड में कहीं भी हमें इसको डिस्पोज करना पड़े, तो वो है. तो ये हमारा गाइडिंग फिलोसफी किस चीज़ के लिए, ये इंडस्ट्रीज के लिए भी है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी है. ठीक है. अपने कम्युनिटी लेवल के लिए भी, सबके लिए यही है. तो सबसे प्रेफर्ड इसमें क्या है, प्रिवेंशन. लीस्ट प्रेफर्ड का है डिस्पोजल. तो ये अरेंज करने के लिए कई बार आता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे. ये प्रिवेंशन है, रीयूज है, रिसाइकिल है, रिकवरी है, फिर डिस्पोजल है. ठीक है? तो इसके अंदर जितने भी ये वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स है वो सब किसके अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर. ठीक है. जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है. ठीक है. फिर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट के रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है. तो ये सब को एक एक करके हम देखेंगे पूरे डिटेल्स में, जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो सब कुछ एक साथ. ठीक है. तो सबसे पहले है क्या, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016. ठीक है. कि हजार्डस वेस्ट हैं और दूसरे वेस्ट हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए ट्रांस बाउंड्री मतलब एक नेशनलिटी से दूसरी नेशनलिटी में जो जाता है वेस्ट. ठीक है. उसके लिए क्या क्या रूल्स बने हैं, गवर्नमेंट ने बनाया 2016 में. तो उसमें क्या है, दी रूल्स आर मेन फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर रेगुलेटिंग हजार्डस एंड सर्टेन अदर वेस्ट फ्रॉम जनरेशन टू फाइनल डिस्पोजल इंक्लूडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. क्या इम्पोर्ट कर सकते, क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. इसमें सबसे पहले जानते हैं हजार्डस वेस्ट क्या होता है. तो वो वेस्ट है by reason of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, cause danger to health or environment, include waste listed in schedule 1 and schedule 2 or having hazardous characteristic. ये hazardous waste है. hazard schedule 1 schedule 2 किसके, तो hazardous and other waste management and transporting movement rules के अंडर में जो है, उसमें शेड्यूल जो 1 2 है उसमें. फिर इसमें अदर वेस्ट है. तो अदर वेस्ट क्या इंक्लूड सर्टेन कैटेगरीज जैसे वेस्ट टायर्स हैं, पेपर वेस्ट है, मेटल स्क्रैप है, यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज फॉर रीयूज है, एटसेट्रा. ठीक है. तो ये सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंट्रोल के शेड्यूल्स में ये सब मेंशन है. तो ये समझिए कि हजार्डस क्या है, अदर वेस्ट क्या है. तो नेक्स्ट, ठीक. तो इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं 2016 के. ठीक है. तो उसमें ये मेन हायरार्की थे जो हमने देखा कि प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज या रिसाइकिल, ठीक है, रिकवरी, को प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल, ये लास्ट रिजॉर्ट है. ठीक है. इसमें की ऑक्युपायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसके पास है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एसपीसीबी बिफोर हैंडलिंग. कि अगर मेरे पास वेस्ट है बहुत ज़्यादा तो पहले हमें ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा किससे, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से. ठीक है. स्टोरेज लिमिट क्या है, जो स्मॉल जनरेटर्स हैं. ठीक है. तो स्मॉल जनरेटर्स के लिए लिमिट क्या है, तो उनका क्या है, स्टोरेज लिमिट क्या है, 90 डेज नॉर्मल. 90 डेज तक आप स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद आपको भाई आगे इसको कुछ ना कुछ करना है, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, समथिंग. और स्मॉल जनरेटर्स के लिए क्या है, तो 180 टी. ठीक है. 180 डेज का है, जिसका कि पर ईयर का 10 टन से पर ईयर से ज़्यादा कम का. ठीक है. अगर उनका जनरेट हो रहा है वेस्ट तो उनके लिए ये हजार्डस वेस्ट. फिर इसमें 7 कॉपी ट्रैकिंग है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन का, वो ट्रैकिंग का प्रोसेस है. फिर लेबलिंग करना है, क्लियरली मार्क कंटेनर्स होना चाहिए, जो कि फॉर्म 8 में मेंशन है कि हजार्डस वेस्ट का क्लियरली मार्किंग होना चाहिए. रिसेंट अमेंडमेंट्स में कुछ कुछ है, देखते हैं.
एक तो ईपीआर लाएगा, ईपीआर तो लगभग हर चीज़ में ला दिया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको मैनेज करे, डिस्पोज करे, रीयूज करे, रिसाइकिल करे, उसको फिर से कलेक्ट करे, ये सब कर दिया गया कि जो कर रहा है वो। ठीक है, इसमें वेस्ट टायर्स को, यूज्ड ऑयल को ऐड किया गया 2022 से 24 के बीच में। ठीक है, कुछ कुछ इंडस्ट्री है जैसे विदाउट एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, कंसेंट है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है इफ हैंडेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट प्रोविजन किस पे है, को क्या क्या चीज़ का जो कोई स्ट्रिक्टली एकदम मना है कि नहीं, मतलब उसको इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते, जैसे कि वेस्ट एडिबल या फैट ऑयल्स या ऑयल्स जो भी है। ठीक है, एडिबल फैट ऑयल्स, फैट्स या ऑयल्स जो अगर एडिबल खाने योग्य जो वेस्ट है उसको नहीं कर सकते, जैसे कि नहीं यूज्ड ऑयल्स कह सकते हैं, सिंपल सी लॉजिक। हाउस होल्ड वेस्ट को नहीं इम्पोर्ट कर सकते, यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स को नहीं कर सकते, और सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को भी हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं होता इम्पोर्ट कर लेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, रिकवरी के लिए कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कंप्लायंस है कुछ कुछ, जैसे कि एनुअल रिटर्न आपको हर साल बाई जून 30 को फाइल करना है, एक्सीडेंट रिपोर्ट करना है फॉर्म 11 के थ्रू, इमीडिएटली करना है, डेली रिकॉर्ड्स रखने हैं आपको फॉर्म 3 के थ्रू, अगर आप ऐसे इंडस्ट्रीज में हैं, ऐसे प्रोसेस में है। तो ये हजार्डस वेस्ट का। तो 2008 में क्या था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट ऑयल, डिस्कार्डेड फार्मास्यूटिकल्स, रिसाइकलेबल्स विथ इन्वायरमेंटल रिस्क, ये सब था। ठीक है, तो लेस अभी क्या है कि इसको अपडेट कर दिया गया है बेसल कन्वेंशन को अलाइन करते हुए, जो कि हमारे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट है ना, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ये कन्वेंशन करता है मैनेज, तो उसको आधार से अलाइन करने के लिए इसे किया गया। फिर हजार्डस वेस्ट का डिफिनीशन को एक्सपेंड किया गया है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में। फिर ईपीआर लाया गया। ठीक है, वही है। और सिप, जैसे कि फिर सिप ब्रेकिंग का है, तो सिप क्लासिफाइड एज हजार्डस वेस्ट, तो ठीक है कि उनको हजार्डस वेस्ट में क्लासीफाई किया गया। अलंग में, हमारे यहाँ अलंग गुजरात में जगह है, वो मेजर सिप ब्रेकिंग हब है, तो वहाँ भी ये सारे कंप्लायंस को जो हमने रूल्स में पढ़ा 2016 के रूल्स में, वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में क्या क्या है, तो वो तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट, तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करें कि वेस्ट करें, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कम से कम कर सके, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेट करें प्लास्टिक्स कैरी बैग्स को, किस लेवल के होना चाहिए, कितने डेंसिटी होनी चाहिए, कितने मैक्रोन्स के होने चाहिए, ये सब चीज़ें। इसमें हाईलाइट्स क्या रूल कहते हैं, इसमें ईपीआर लाया गया है। ठीक है, कि प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट, कि जो बना रहा है उसको वापस लेना होगा, चाहे ब्रांड है कोई तो उसको लेना होगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ओनर्स, तो ये होगा। फिर प्लास्टिक कैरी बैग्स की मिनिमम थिकनेस को इंक्रीज कर दिएगा 50 माइक्रोन्स। इस ठीक है, नो फ्री कैरी बैग्स, पैसे लगेंगे भाई कैरी बैग्स के। वेस्ट मैनेजमेंट, तो कैरी बैग के पैसे लगेंगे ना, तो इन्होंने प्लास्टिक के लिए रूल्स लाया था, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया ना, जैसे मॉल्स में हर जगह उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये सेम रूल्स अप्लाई कर दो पेपर वाले पे भी और कपड़े वाले पे भी। ठीक है, इनिशियली वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रेगेशन करना है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी। ठीक है, अब जिसको कि अपडेट किया गया, कब अपडेट किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को, 2015 में। ठीक है, 2024 और 25 में अपडेट किया गया। 2016 में रूल्स आया था तो उसको फिर से अपडेट किया गया, तो उसमें ऐड करने के बाद उसमें क्या किया गया कि अब ग्रेटर देन, कब से, दिसंबर 22 से, कि ग्रेटर देन 120 माइक्रोन्स के कैरी बैग्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ कैटलरी आइटम्स, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक को, एसयूपी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, उसमें 19 आइटम्स थे। ठीक है, उसके बाद पीआईबीओ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, प्रोड्यूसर इंपोर्टर्स ब्रांड ओनर्स के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भाई आपको। फिर क्यूआर कोड आपके प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है उस पर रहना चाहिए, ताकि उसकी ट्रेसेबिलिटी किया जा सके कि आखिर किसने बनाया, कहाँ से बनाया है, कौन है, क्या है। ठीक है, उसका रिसाइकल्ड कंटेंट एंड रीयूज के टारगेट सेट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर कैटेगरी 1 में है कोई पैकेजिंग, पैकेजिंग है, ठीक है, न्यू पैकेजिंग है, पैकेजिंग के कई सारे टाइप्स होते हुए देखेंगे। अगर कैटेगरी 1 में है तो 30% रिसाइकिल करना है, कैटेगरी 2 में है तो 10% रिसाइकिल करना है, कैटेगरी 3 में तो 5% रिसाइकिल होना चाहिए न्यू पैकेजिंग जो भी बन रहा है। रीयूज टारगेट है जैसे रिजिड प्लास्टिक्स के, तो स्मॉल है जैसे अगर 0.9 लीटर से 4.9 लीटर 10% यूज करना है। लार्ज वाटर्स जा रहे हैं ग्रेटर देन 4.9 लीटर्स, तो उनको 70% तक यूज करना है। ठीक है, मेजर रेगुलेटरी शिफ्ट आए जैसे, और क्रेडिट सिस्टम आया जैसे कि जीरो ग्रीन वॉशिंग का सिस्टम आया, कि स्ट्रिक्ट बायोडिग्रेडेबल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। फिर इम्पोर्टर अकाउंटेबिलिटी है कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डबल काउंटिंग,
फिर सेंट्रलाइज क्रेडिट ट्रेडिंग है, बाई और सेल एक्सेस क्रेडिट्स ऑन सीपीसी बॉर्डर, कि आप बहुत ज़्यादा अगर जो भी लिमिट सेट किए गए उसके बियॉन्ड आप साइकिल करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, उसको आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न हर साल फाइल करना है 30 तक। तो इसमें हम देखते हैं कि 24 के अमेंडमेंट में क्या हाईलाइट्स है। डिफिनीशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का डिफाइन किया गया कि वो सर्टिफाई होना चाहिए कि डिग्रेड इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, की सॉइल और लैंडफिल में वो डिग्रेड हो रहा है फुल्ली विदाउट लिविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक, उसी को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलेंगे, जो कि फुल्ली फुल्ली तरह से डिग्रेड हो रहा है और कोई भी माइक्रोप्लास्टिक लिव नहीं कर रहा है एज ए रेसिड्यू, तो ही उसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहेंगे। फिर माइक्रोप्लास्टिक को डिफाइन किया गया कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल है वाटर में, इस डायमेंशन कितने 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन, ये याद रखना कि वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए और वो 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन उसका साइज होना चाहिए। तो वो सारे सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, माइक्रो प्लास्टिक। जो भी सॉलिड प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं जो इस 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच में है और वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो वो सब माइक्रो प्लास्टिक्स में आएंगे। फिर रॉ मटेरियल सेलर्स है नाउ इंक्लूडेड इन ए रिपोर्टिंग नेट, एनीवन सेलिंग प्लास्टिक रेजिन्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न्स। फिर 2025 से अमेंडमेंट्स के अपडेट्स हैं कि मैंडेटरी क्यूआर्स होना चाहिए 1 जुलाई से, ठीक है। पैकेजिंग पे मस्ट बियर ए क्यूआर कोड और बार कोड फॉर ट्रेसेबिलिटी। उसके बाद रिसाइकल्ड कंटेंट टारगेट्स अप्रैल 2025 है, ठीक है। जो लोग इसमें पीआईपीओज के बारे में पढ़े ना अभी, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, मस्ट इंश्योर मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक इन देयर न्यू पैकेजिंग। जैसे क्लास कैटेगरी 1 है 30% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए, कैटेगरी 2 है तो 10% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। रिजिड प्लास्टिक है तो 30%, फ्लेक्सिबल है 10%। फिर सेंट्रलाइज ईपीआर क्रेडिट ट्रेडिंग आया है, ठीक है, कि एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रेडिट, जो क्रेडिट मिलेंगे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, या बाई कर सकते हो। तो ये हमारा सेंट्रलाइज ईपीआर क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि वेस्ट प्रोसेसर रिसाइकलर्स हैं वो प्रोसेस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट को, तो डिजिटल क्रेडिट्स मिलेंगे उसको, वो सीपीसीबी जो पोर्टल है, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, उस पर वो वेरीफाई करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर इम्पोर्टर्स पीआईबीओज, प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स हैं, वो मैंडेटरी रिसाइकलिंग टारगेट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट, अगर उनको शॉर्टफॉल हो रहा है तो यहाँ से वो खरीद सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी है ना सिर्फ वो रिसाइकलिंग का काम करती है, तो वो तो क्रेडिट बनाती जा रही है, लेकिन एक कंपनी है कि जो रिसाइकलिंग भी कर रही है और प्रोडक्ट भी बना रही है, तो प्रोडक्ट अगर बना रही है और वो रिसाइकलिंग के टारगेट उतना नहीं पूरा कर पा रही है, तो यहाँ से क्रेडिट खरीद सकती है, ठीक है। कि एक्सेस क्रेडिट है, डिपसेट क्रेडिट है, जो मार्केट प्लेस पे आप खरीदेंगे। और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस है, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, और ये किसी से बेस्ड है, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड ईपीआर क्रेडिट ट्रेडिंग है जो कि इस साल से लागू हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक बार देख लेते हैं। तो प्राइमरली 2022 में अमेंडमेंट में आया था कि ईपीआर मेक्स प्रोड्यूसर इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स पीआईबीओस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग दी इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, कि भाई स्टार्ट शुरू से बनने से लेके उसके डिस्पोजल तक का जिम्मा इनका है, किसका, जो बनाता है, जो इम्पोर्ट करता है, जो ब्रांड का ओनर है। इसमें कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग लाया गया। तो कैटेगरी 1 है जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसे पीईटी बोटल्स है, हार्ड कंटेनर्स है। कैटेगरी 2 में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, ठीक है, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, जैसे प्लास्टिक सीट है, कैरी बैग्स है। कैटेगरी 3 में हो गया मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग है, ठीक है, एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड 1 लेयर ऑफ अदर मटेरियल लाइक पेपर है या फॉयल है, ये सब का, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 4 हो गया प्लास्टिक सीट्स और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एज कैरी बैग्स मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के इसमें है। और क्लास कैटेगरी 5 ये लेटेस्ट आया हुआ है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, ये जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन होगा, जो कि कोई भी रेसिड्यू माइक्रो प्लास्टिक के रूप में नहीं छोड़ेगा सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, कैटेगरी 1 में रिजिड में जैसे बॉटल्स, जार हो गए वाटर शैम्पू के, ये सब के कंटेनर, टब्स हो गए, ड्रम्स, बैरल्स हो गए, ठीक है, क्रेट्स, पैलेट्स हो गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल में कैरी बैग्स हो गए, पाउच हो गए, रैपर्स हो गए, जो मल्टी लेयर प्लास्टिक में पड़े, जैसे लेमिनेटेड ट्यूब्स होते हैं ना टूथपेस्ट के, या टेट्रा पैक कार्टन्स हो गए, मेटलाइज फिल्म्स हो गए, कंपोजिट कंटेनर्स हो गए जिसमें फूड कैंस है प्लास्टिक लीड्स के साथ, तो वो सभी। फिर कैटेगरी 4 में कंपोस्टेबल हो गए, कंपोस्टेबल कैरी बैग्स हो गए, बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स है, जैसे एग्रीकल्चरल मल्च है,
फूड सर्विस वेयर है, जैसे प्लेट्स, कटलरी, कप्स हैं जो बनते हैं ना बगास का, मतलब जो बैगास मतलब हो गया, जो शुगर केन का होता है ना, शुगर केन के स्टेम से जो वेस्ट होता है ना, जूस निकलने के बाद वो सबसे बनते हैं। बोल्डेड फाइबर ट्रेज हैं तो वो सब इसमें आएगा। ठीक है। मैंडेटरी रिसाइकल कंटेंट टारगेट्स क्या क्या है? तो कैटेगरी प्रोड्यूसर मस्ट इंश्योर दैट परसेंटेज ऑफ द प्लास्टिक यूज इन देयर पैकेजिंग इज रिसाइकल्ड मटेरियल। ठीक है, नॉट वर्जिन प्लास्टिक। ये कैटेगरी वन अगर रिजिड में है तो अभी क्या 30% है, और ये बढ़ते बढ़ते 2028 2029 तक इसको 60% तक ले जाना है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में 10% है, इसको 2028-29 तक 20% ले जाना है। मल्टी लेड में अभी 5% है, इसको बढ़ा के 10% तक ले जाना है। कितना रिसाइकल मटेरियल आपके होना चाहिए। रीयूज टारगेट फॉर ब्रांड ओनर्स। ठीक है, रिजिड प्लास्टिक के केस में, ठीक है, रीयूज का टारगेट है कि ब्रांड ओनर्स यूज रिजिड प्लास्टिक कैटेगरी मस्ट मीट रीयूज ऑब्लिगेशन टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। रीयूज मतलब कि जो बॉटल का शैम्पू का डब्बे है ये सब है, ठीक है, अभी हमने देखा ना, ये जो बॉटल्स के जार हैं, कंटेनर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ड्यूरेबल होते हैं, इसका शेप बहुत समय तक रहता है क्योंकि रिजिड प्लास्टिक है। टिपिकली सिंपल सिंगल लेयर है, सिंपल मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। तो क्या है, जैसे ड्रम से, बैरल से, तो भाई एक बार ऐसा नहीं कि शैम्पू बॉटल का आप फिर से इकट्ठा कीजिए, फिर से उसको क्लीन कीजिए और फिर से उसको क्या बोलते हैं, रीयूज किए थे। कई बार आप देखेंगे ना, रिसेंटली आप धीरे धीरे आप देखना शुरू करोगे, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे, लगेगा कि प्लास्टिक, अरे ये तो यूज वाला प्लास्टिक है। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनको ये जो रूल्स है, जो कि ब्रांड ओनर्स की तरफ से उनको, कि भाई कि इतने परसेंटेज आपको रीयूज करना है, ऑब्लिगेशन फिल करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। जैसे स्मॉल पैकेजिंग है तो अभी 10% का है, लेकिन लक्ष्य रखा गया 25% का। लार्ज वाटर जार्स हैं जो ग्रेटर देन 4.9 लीटर्स है, 70% है। ठीक है, और 2028-29 तक 85% है। और जो अदर्स लार्ज रिजिड है ग्रेटर देन 4.9, कुछ कुछ चीज़ें वाटर जहाज के लिए तो ये है, और दूसरे जो लार्ज रिजिड्स हैं, इतने इतने लीटर से ज़्यादा, 4.9 लीटर से ज़्यादा जो बड़े हैं, उसके लिए रखा गया 10%, और उसको बढ़ा के 15% तक करना है। ठीक है, तो यही शॉर्ट में है कि रूल्स आए थे 2016 में, प्रोग्रेसिव टारगेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, फिर अमेंडमेंट हुआ था कि इनहेंस्ड इन्फोर्समेंट किया गया था, फिर 2022 में अमेंडमेंट आया था कि सर्टिफिकेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ईपीआर टारगेट्स के लिए। ठीक है, फिर बैंड आइटम्स थे, तो कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, फिर कंप्रेहेंसिव बैन किया गया जुलाई से कि ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स। ये आ सकता है क्वेश्चन, क्या क्या बैन है नहीं है, तो उसमें पूछ सकता है कौन सा सही कौन सा गलत है। बलून स्टिक्स है, प्लास्टिक फ्लैग्स है, कैंडी स्टिक्स है, आइसक्रीम स्टिक्स है, पॉलीस्टीन डेकोरेशन प्लेट्स हैं, कप है, ग्लासेस हैं, कटलेरी है, रैपिंग फिल्म्स हैं, इन्विटेशन कार्ड्स हैं, सिगरेट पैकेट्स हैं। तो ठीक है, ये सब बैन है। सर्टिफिकेट ट्रैकिंग वया सीपीसीबी पोर्टल की सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे अगर आप उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक जनरेशन तो ग्रोइंग कंसर्न है, एक्सेलरेटिंग अभी भी हमारा बढ़ ही रहा है। अभी हमारा 3.5 मिलियन टन्स एनुअली है, पर कैपिटा 11+ kg पर ईयर है। रिसाइकलिंग रेट है धीरे धीरे मॉडरेट ही है, अभी भी 60% रिसाइकिल इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल्स करता है मोस्ट ऑफ द रिसाइकलिंग को। फिर है प्लास्टिक क्लासिफिकेशन एंड रीजन आइडेंटिफिकेशन कोड। ये प्लास्टिक को रीजन आइडेंटिफिकेशन कोड के आधार पे क्लासीफाई किया गया किसने, 7 तरह से। पहला क्या है, ठीक है, सबके सिंबल्स होते हैं, सब में नंबरिंग लिखा रहता है, अगर आप देखोगे ना नंबरिंग बॉटल के पीछे या कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लास्टिक है। अगर पॉलीथीन है, टेट्राफेलेट है, ठीक है, पीईटी या पीईटीई, तो वो क्या है, उस पर 1 रहेगा। ठीक है, वाइडली रिसाइकल्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, तो इसमें अपना जो मिल्क बॉटल्स ये सब होते हैं फॉरेन में, ठीक है, तो ये सब अपने यहाँ भी मिलते हैं, शैम्पू के बॉटल्स ये सब हो गए, तो ये वाइडली रिसाइकल्ड है, रिजिड कंटेनर्स है। फिर है पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, जैसे वायर के केबल्स के वो हैं, फिर और रोल्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट टू रिसाइकल है, द रेयरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका 4 नंबर होता है। इसमें आगे आपके कैरी बैग्स आ गए, फिर इसमें सॉस के बॉटल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, प्लेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब उसमें उसके बाद है पीपी। ठीक है, 5, ये नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ P5 लिखा रहेगा और पीपी शायद लिखा रहेगा, नहीं तो सिर्फ 5 नंबर देके भी ये सिंबल बना के बस होगा। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक, इसमें इंक्रीजिंगली रिसाइकल्ड है। ठीक है, उसके बाद है पॉलीस्ट्रीन, पॉलीस्ट्रीन हो गया 6 नंबर में। ठीक है, डिफिकल्ट टू रिसाइकल्स होते हैं। और 7 में मिसलेनियस, जो उसके अलावा सीडी हो गया, ये सब हो गया, ये सब वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से ये क्लासिफाइड है।
तो ये हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हो गए। अब हम चलते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो ई स्कोप या कैटेगराइजेशन देखें तो ई द 2020 रूल्स significantly expanded the list of covered items from 21 to 106 categories of electrical and इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ट्रिपल ई भी बोल लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो 21 से बढ़ा के 106 कैटेगरीज में 106 कैटेगरीज में कर दिया गया कि भाई इस सब में से जो जो होंगे, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको इन सारे ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आएंगे। जैसे कि सोलर वोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स थे, पैनल्स थे, सेल्स थे, अब ये सब स्ट्रिक्टली रेगुलेट होते हैं। इसमें जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो हैं ITW इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, फिर है CEW कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जैसे कि वाइट और उसमें वाइट गुड्स भी इंक्लूड है, जैसे AC है, फ्रिज है, फिर LLE है, लार्ज एंड स्मॉल IT इक्विपमेंट्स है, फिर EET है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं एक्सक्लूडिंग लार्ज स्केल स्टेशनरी इंडस्ट्रियल टूल्स है, फिर MD है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस हो गए। तो उसका जो नया जो 2000 अपना 22 में रूल्स आया था, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो उसमें स्कोप तो बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसमें EPR फ्रेमवर्क लाया गया, स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकलिंग का, भाई जो बना रहा है ब्रांड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसको आप सर्टिफिकेट वहाँ पे आप एनुअली आप जनरेट करो या बाई करो, जो भी करो, क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट सेट किए गए हैं कि 60% है अभी, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना 70 से फिर 80% तक ले जाएंगे, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्शन है स्टार्ट करेंगे 50% से, और हर साल 5-5%, अगर कोई नया कंपनी आता है तो हर पहले 15% पे स्टार्ट करेगा कि एक साल में 15%, फिर 5-5% हर साल वो एनुअली एक्सटेंड करते जाएगा, ठीक है। और ये टारगेट बेस्ड किस पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो हमारा इक्विपमेंट्स है इन द मार्केट, ठीक है, उनका एवरेज लाइफ क्या है, इस सब के आधार पे ये सब सेट किया जाता है। फिर क्या है कि सर्टिफिकेट प्राइस कैप्स किए हैं, CPCB फिक्स किया फ्लोर या सीलिंग प्राइस की, भाई इतना मिनिमम होना चाहिए प्राइस, ठीक है, मतलब। और उसके बाद डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज हो सके। QR टेस्टेबिलिटी मैंडेटरी किया गया मिड 2025 से, इसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में। फिर नॉन फेरस मेटल्स हैं उनका भाई, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसका भाई हाई वैल्यू रिकवरी प्रायोरिटी है कि इसको करना ही करना है आपको, इसको आप रिकवर करें। फिर ऑडिट और वेरिफिकेशन को में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स लाए गए। तो ये पुराने रूल्स है 2016 के बेसिक है। इसमें इन्हांस्ड EPR रिजिम किया गया, एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट इंट्रोड्यूस किया गया 2023 से जो लागू न्यू रूल्स में। फिर जो बेसिक प्रोविजन थे 2016 में, उसको किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, स्किल डेवलपमेंट किया गया वर्कर्स को कि जो कि भाई इस चीज़ को सही से कर सके, रिसाइकिल सब कुछ। फिर सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स की बात की गई है। फिर पहले इनिशियल टारगेट कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर टू ई वेस्ट जो ई वेस्ट जनरेशन है 2.5 मिलियन टन था 2016 में ऑन एन एवरेज, अभी 3.2 मिलियन टन हो गया, थर्ड ग्लोबली आफ्टर चाइना और USA के बाद हम थर्ड है ई वेस्ट जनरेशन में। ये ध्यान रखना है, इस पर सवाल आ सकता है। फॉर्मल 90% इनफॉर्मल, अभी भी 95% स्टिल गोज टू इनफॉर्मल। तो इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ठीक है, ये सब फील्ड में। रिकवरेबल मटेरियल है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, तब क्या क्या लेड, मरकरी, कैडमियम, इसको भी भाई हैंडलिंग करें सही से और उसको भी रिकवरी करें या फिर सही से डिस्पोज करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स में, ठीक है, कि बैटरीज को कैसे करना है। तो ये रूल्स 2001 में आए थे, वे आर कंप्लीटली सुपरसीडेड बाय बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ये 2001 के रूल्स को 2022 के रूल्स से बदल दिया गया, जो कि अगस्त में नोटिफाई हुआ था, 22 अगस्त को। दिस ट्रांजिशन शिफ्टेड द रेगुलेटरी फोकस फ्रॉम सिंपल कलेक्शन टू रोबस्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोले ना, EPR सब चीज़ बना दिया गया है, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अंडर सारे मोस्टली जो वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशन रूल्स है सब इसके अंदर आ गए कि भाई जो प्रोड्यूस करेगा उसको भाई इसको ध्यान भी देना होगा कि इसका रिसाइकलिंग हो चाहे जो भी हो उसको करे। द रूल्स हैव बीन सीन्स बीन अपडेटेड विद क्रिटिकल अमेंडमेंट्स इन अक्टूबर 2023 में, 24 में, फरवरी में, 25 में। हर साल कुछ ना कुछ, हर 6, 7, 8, 10 महीने में कुछ अपडेट्स होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये 2022 के रूल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज पे अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ केमिस्ट्री, शेप, साइज और वेट। दे आर क्लासिफाइड इन टू 4 मेन कैटेगरी। तो ऑटोमेटिक बैटरी हो गए जैसे कि स्टार्टर, लाइटिंग या इग्निशन पावर में यूज होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल बैटरी हो गए, UPS सिस्टम, टेलीकॉम, ये सब में जो यूज होते हैं। फिर पोर्टेबल बैटरीज हो गए जो कि सील्ड होते हैं, 5 kg से कम होते हैं,
जैसे ए सेल्स है ना, ये सब जो लैपटॉप बैटरी ये सब इसमें काउंट होंगे, जो रिमोट की बैटरी होती है सब कुछ। फिर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी ईवी के, तो वो भी इसमें काउंट होगा, उसको भी आप इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो ईपीआर फ्रेमवर्क है रिसाइकलिंग टारगेट्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर है वो मार्केट में सेल किया, कंज्यूमर यूज किया, फिर कलेक्शन बैक होगा, फिर रिसाइकिल किया जाएगा, प्रोसेसिंग या रिकवरी का, ये हमारा ईपीआर का क्या है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, और इसमें क्या मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे रिसाइकिल मटेरियल्स का, कि न्यू बैटरीज के लिए। इसमें मटेरियल रिकवरी मैंडेट कितना है कि 90% रिकवरी फॉर मैंडेटरी फॉर ईवीज एंड पोर्टेबल बैटरीज बाई 2026-2027 तक, 2026-27 तक हमें 90% रिकवरी करना है। ठीक है, ईवी और पोर्टेबल बैटरीज में क्या क्या, लीड, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, जो सब कुछ है, जो इसमें कुछ कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं, वो सब भी करना है हमें रिकवर। ठीक है, ये सब भी लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, लीड है, ये सब बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, इसलिए मार्केट में तक नेचुरली, तो इसलिए भी इसको करना है, नहीं तो वो फिर वेस्ट चला जाएगा। तो तो सो दैट की चीज़ें मैनेज हो सके, मेन टारगेट ये है ना कि ये सब चीज़ें रेयर हैं, तो इसको हम रिसाइकिल कर सकें, रीयूज कर सकें, सो दैट कि हम नया नया चीज़ों को और एक्सप्लॉइट ना करना पड़े। और एक्सप्लॉइट करने की एक लिमिट है, क्योंकि ये सब पूरे अर्थ पे लिमिटेड है। कोर मैंडेट क्या है, कलेक्ट ए परसेंटेज ऑफ सोल्ड बैटरीज एंड इंश्योर 100% ऑफ कलेक्टेड वेस्ट इज रिसाइकल्ड एंड रिफर्बिश्ड, नो लैंडफिल या इंसिनरेशन। तो इनको इंसिनरेशन या लैंडफिल में अलाउ नहीं है, कि इनको भाई है कि 100% कलेक्ट होना चाहिए, जो भी आप कलेक्ट करें बस बैटरीज का, सोल्ड बैटरीज का, और 100% आपका जो कलेक्टेड वेस्ट है वो रिसाइकिल होना चाहिए, रिफर्बिश होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो 2020 25 24 25 ऑनवर्ड जो टारगेट्स हैं वो है, जैसे बैटरी आइकन्स है, तो इसका पोर्टेबल बैटरी है, तो उसका 70% है टारगेट, 70% है, आगे भी 70% है। जो कार के बैटरीज हैं, ठीक है, 90% है, 90% है। जो ईवीएस की बैटरी हैं, ठीक है, स्कूटी बैटरी खासकर, तो 70%, लेकिन आगे 2027 में 80% तक टारगेट ले जाना। इंडस्ट्रियल बैटरीज हो गए, तो 90% है, 90%, 90% है। ठीक है, फिर है ईपीआर क्रेडिट सिस्टम, तो इसमें तो हम समझ ही गए हैं, किसी रिसाइकलर है वो सीपीसी सेंट्रलाइज पोर्टल पे अपना भाई दिखाएगा कि देखिए हमने इतना रिसाइकिल किया तो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो उसको परचेज करेगा। ठीक है, और 2024 में अमेंडमेंट किया कि प्राइस फ्लोर एंड सीलिंग 30% से 100% ऑफ इसी वैल्यू, तो ये सब चीज़ें सेट की गई हैं। जो बैटरी वेस्ट में जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, वो देख लेते हैं। ठीक है, डिजिटल लेवलिंग अब इसमें भी कर दिया गया है कि क्यूआर कोड आप लगाइए भाई, ईपीआर रजिस्ट्रेशन ऑन बैटरी इक्विपमेंट्स और पैकेजिंग पे होना चाहिए। फिर हजार्डस जो सब्सटेंस है एग्जाम्पन, जैसे कि नो कैडमियम और लेड मार्किंग इफ बिलो थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर 0.0002% से कम है कैडमियम, जो भी आप बैटरी खरीदते हो उसमें, या फिर लीड उसमें इससे कम है, तो उसमें फिर उसको एग्जाम्पन दिया गया कि चलो भाई हजार्डस सब्सटेंस की, कि आपको इसकी कैडमियम और लेड की मार्किंग नहीं करनी होगी। फिर लीगल मेट्रोलॉजी अलाइनमेंट किया गया कि पैकेजिंग कवर्ड बाई 2711 रूल्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम ओवरलैपिंग बीडब्ल्यूएम लेवलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, 24 में अमेंडमेंट जो 25 के हो गए, 24 के ईपीआर क्रेडिट लाया गया था। ठीक है, कि सेट मतलब सीलिंग प्राइस सेट किया गया सर्टिफिकेट्स के लिए, और रिटर्न डेडलाइन एक्सटेंडेड की जो फैसिलिटेट इंडस्ट्री एडेप्शन टू डिजिटल पोर्टल, भाई धीरे धीरे उसको डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था कि ताकि सब चीज़ें सीखें और सब कुछ उसके उस परव्यू के अंदर आ जाए, उस चीज़ के अंदर में सब लोग आ जाए। ठीक है, ईपीआर जो क्रेडिट सिस्टम है उस सब के अंडर में लोग आ जाए। फोकस क्या है, डिजिटल टैक्सेबिलिटी पे है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है, मार्केट रेगुलेशंस पे है। ठीक है, तो ये 2010 के रूल्स हैं, कि सिर्फ लेड एसिड बैटरीज पे था, लेकिन अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया, अब सारे बैटरीज पे हो गया। कलेक्शन सेंटर थ्रू डीलर्स था, अब उसमें मतलब अभी भी वही है, लेकिन उसमें फ्रेमवर्क ईपीआर फ्रेमवर्क के अंदर ला दिया गया, और 75% कलेक्शन रेट रखा गया टारगेट। मैंडेटरी एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड बैटरीज था, अभी भी वो कंटिन्यू किया गया कि डीलर मस्ट एक्सेप्ट यूज्ड बैटरीज एट सेल पॉइंट, उनको लेना ही लेना है। हेल्थ इम्पैक्ट, टिली टॉक्सिसिटी कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो उसको भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया। रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड्स पहले बेसिक स्टैंडर्ड थे, अब उनको भाई स्ट्रिंजेंट एमिशन लिमिट्स लाया गया। रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स ओनली, वर्क प्लस सेफ्टी रिक्वायरमेंट, अगर रजिस्टर्ड अगर आप हैं रिसाइकलर, ठीक है, जो फ्रेमवर्क के अंदर सीपीसीपी के, तो ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब 2022 में रूल्स आया था नया, तो वो तो देख लिया। जो रिकवर्ड मटेरियल है कैन बी यूज इन न्यू बैटरी, नया बैटरी में कर सकते हैं इस्तेमाल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, 2016 कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या था। तो 16 में नोटिफाई किया गया 1998 के रेगुलेशन को रिप्लेस करने के लिए। उसमें स्ट्रिक्टर मोड स्ट्रीमलाइन अप्रोच को लाया गया मेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए। उसके बाद इस रूल्स को फिर से अमेंड किया गया 2018 में, 19 में, 20 में। ठीक है, और सीपीसीपी की गाइडलाइंस आई और भी कुछ अप्रैल 2025 में। तो ये सब होते रहता है, हर 6 महीने 8-10 महीने में, एक साल में चेंजेस आते रहते हैं विद द न्यू फाइंडिंग्स, न्यू वे ऑफ डीलिंग विद द। ठीक है, और धीरे धीरे स्लो एक तरह से कहते हैं ग्रेजुअली हम उनको स्ट्रिक्टर क्या बोलते हैं रेगुलेशंस के अंदर लाते हैं। तो 2016 की जो फ्रेमवर्क थी वो रेगुलेटिंग एंड सिंप्लीफाइड वेस्ट क्लासिफिकेशन टू इंश्योर दैट द इन्फेक्शियस वेस्ट डज नॉट कॉन्टेमिनेट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड एम्बिट क्या था कि वैक्सीनेशन कैंप्स हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, सर्जिकल कैंप्स हैं, जो अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं आउटसाइड फॉर्मल हॉस्पिटल सेटिंग, उसको भी इंक्लूड किया गया था कि वहाँ भी भाई ये सब रूल्स फॉलो करना है, कहीं भी फेंक नहीं किया। फिर प्री ट्रीटमेंट मैंडेटरी ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन एज पर WHO और NACO गाइडलाइंस बिफोर सेंडिंग इनटू कॉमन फैसिलिटी। फिर एक क्लोरिनेटेड प्लास्टिक फेज आउट रूल्स मैंडेटेड दैट द फेज आउट ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स इंक्लूडिंग ब्लड ब्लैक्स को छोड़ के कि उसमें ठीक है वो क्लोरिनेटेड चलेगा। एंड ग्लव्स टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ डायोक्सिन्स एंड फ्यूरान्स ड्यूरिंग इंसिनेशन। इंसिनेशन के समय जो डायोक्सिन या फ्यूरान्स निकलते हैं क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स या ग्लव्स के इंसिनेशन के कारण, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लाया गया कि भाई उसको फेज आउट करो, भाई उसका इस्तेमाल बंद करो धीरे धीरे। फिर ऑथराइजेशन वन टाइम ऑथराइजेशन फॉर नॉन बेडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, लाइक क्लिनिक्स एंड पैथ लैब्स टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन्स। तो इसमें कई सारे कलर कोड्स लाए गए हैं। ठीक है, येलो बैग्स, रेड बैग्स, व्हाइट बैग्स, ब्लू बैग्स। स्टोरेज लिमिट कितना है, मैक्सिमम 48 आवर्स। ठीक है, ऑन साइट और वाया कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के थ्रू आप 48 आवर्स तक रख सकते हो, उसके बाद आप उसको डिस्पोज करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें फोकस किया गया सेग्रेगेशन पे, प्री ट्रीटमेंट पे, बार कोडिंग पे, जीपीएस ट्रैकिंग पे, फेजिंग आउट क्लोरिनेटेड प्लास्टिक्स पे जो रूल्स आए थे। तो इसमें जो येलो बिन था तो उसमें क्या क्या जाएगा, ह्यूमन और एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट जाएगा, फिर सॉइल्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन जाएंगे, केमिकल वेस्ट जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट जाएगा। ठीक है, ये नॉन क्लोरिनेटेड येलो प्लास्टिक ब्लैक्स में जाते हैं, क्लोरिनेट नहीं होनी चाहिए। और इसका कैसे डिस्पोज करते हैं, इंसिनेरेशन, ठीक है, या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर डीप बरियल के थ्रू। रिमोट एरिया अगर बहुत ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ से पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर डीप बरी करेंगे। फिर है रेड बैग। ठीक है, ये भी नॉन क्लोरिनेटेड रेड प्लास्टिक बैग्स या कंटेनर्स होना चाहिए। क्लोरिनेटेड ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, कंटेमिनेटेड वेस्ट को इसमें हम डिस्पोज करते हैं, जैसे कि रिसाइक्लेबल हो गए, जिससे ट्यूबिंग बॉटल्स हो गए, ठीक है, कैथरर्स हो गए, सिरिंज हो गए विदाउट निडल्स, ठीक है, ग्लव्स हो गए, ये सब निडल्स नहीं जाएगा ध्यान रखना। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो ऑटो कैल्विंग या माइक्रोवेविंग या हाइड्रो कॉल्विंग, ठीक है, फॉलोड बाई स्ट्रेडिंग सेंड टू ऑथराइज रिसाइकलर्स इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाइट, वाइट में क्या है, तो पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ वाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि ना पंचर हो, ना लीक करे, ना टेम्पर हो पाए। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें वेस्ट जाएंगे, वेस्ट शार्प, जैसे इसमें जो नुकीले होते हैं तेज पदार्थों जैसे हैं वेस्ट, वो सब जाएंगे, जैसे कि मेटल्स के नीडल्स हो गए हैं, ठीक है, स्कैल्पेल्स हो गए हैं, ठीक है, स्कैल्पेल्स जो इस्तेमाल होता है ऑपरेशन में, ब्लेड्स हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऑटो कैल्विंग करेंगे, डाई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी शेडिंग या इनकैप्सुलेशन करेंगे। फिर है एक ब्लू, तो ब्लू क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्सेज हैं विथ ब्लू मार्किंग, ठीक है, या पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। इसमें एक ग्लास जाएगा, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स जाएंगे, ठीक है, जो इम्प्लांट्स लगता है दांत में और भी सका वो सब, और ग्लासवेयर जाएंगे। ये डिसइंफेक्शन होगा केमिकल और ऑटो कैल्विंग प्रोसेस के थ्रू, फिर रिसाइकलिंग या डिस्पोजल करेंगे। ठीक, अब इसमें ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर्स क्या है, तो इंश्योर करें कि सेग्रेगेशन हो, प्री ट्रीटमेंट हो लैब और ब्लड वेस्ट का, फिर सेटअप करें बार कोड सिस्टम को, इंश्योर करें ट्रेनिंग और एंड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करें, फ्रेज आउट करें क्लोरिनेटेड प्लास्टिक है। ये 2016 के रूल्स में आए थे सारे। फिर की फिर टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग है कि बार कोड सिस्टम लाइट ट्रैकिंग के लिए जीपीएस व्हीकल पे लगे कि भाई जो वेस्ट लेकर व्हीकल जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है पता चले, कहीं ऐसे नॉर्मल लैंडफिल में डंप करके तो नहीं आ गया। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ का एनुअल रिपोर्ट टू एसपीसीबीज और पीसीसीज को देना है। फिर जो ऑपरेटर है
जो इस तरह के रिसाइकलिंग का जो ऑपरेटर है उसको क्या करना है, तो वो टाइमली कलेक्शन करे, एस्टेब्लिश बार कोड जीपीएस सिस्टम वहाँ भी होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, असिस्ट इन ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेंस और कंप्लायंस के लिए कौन है, एसपीसीबीज है और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है, पीसीसीज। अब हम देख लेते हैं जो इसमें प्रोसेस पढ़े ना कि इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस। तो क्या है इंसिनरेशन, क्या है मैकेनिज्म, क्या है कंट्रोल बर्निंग विद एक्सेस ऑक्सीजन टू रिलीज हीट, ठीक है। इसमें कंट्रोल बर्निंग करते हैं लेकिन हीट ऑक्सीजन एक्सेस होना चाहिए, 850 डिग्री टू 1100 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में, ठीक है। एनर्जी रिकवरी करते हैं, जो हीट जनरेट होता है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐश होता है बॉटम और फ्लाई, ठीक है, हजार्डस भी हो सकता है। फिर फ्लू गैस इसमें बनता है, उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। इसका उपयोग क्यों करते हैं कि वॉल्यूम रिडक्शन के लिए, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है उसको जला के एकदम कम कर देंगे। मैच्योर टेक्नोलॉजी है, प्रोड्यूसेज मोर एस एंड गैस इमिशन, ठीक है। बेस्ट फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो अपना जो वेस्ट टाइप वन है ना, ये सब इसके लिए, ये सब तो इसमें क्या बोलते हैं, वेट भी होता है, मतलब भींगा हुआ भी वेस्ट है, ये सब है, तो उसको हीट करेंगे एकदम। और वो जैसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन है, माइक्रो ह्यूमन का बॉडी है, कुछ कुछ पार्ट्स ये सब है, तो वो सबको उसमें जला के ख़त्म कर देंगे। फिर ये प्लाज्मा पायरोलिसिस करेंगे, सी गैसिफिकेशन या मेल्टिंग। मैकेनिज्म क्या है कि थर्मल डिकम्पोजिशन यूजिंग आयोनाइज्ड गैस प्लाज्मा विथ लिटिल या नो ऑक्सीजन। ये एक टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस तक सिलेक्ट, और आर्क का टेम्परेचर और चैम्बर का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑक्सीजन स्टाफ इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या बनता है, सीन गैस बनता है, ठीक है, सीन गैस, ठीक है। वेट्रीफाइड स्लैग हो जाता है, इनर्ट नॉन लीचेबल, की वेट्रीफाइड मतलब पत्थर की तरह हो जाता है, वो जो जो भी होता है वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, कि वो लीच नहीं कर सकता, वो इनर्ट है, कोई और ना रिएक्ट कर सकता है। मिनिमल फ्लू गैस होता है, ठीक है। ये मेडिकल वेस्ट के सबसे बेस्ट ये है। हजार डिस्ट्रक्शन हाईली एनर्जी इनपुट प्रोड्यूसेस क्लीन फ्यूल एंड इनर्ट स्लैग, सबसे बेस्ट प्लाज्मा पायरोलिसिस है। फिर ऑटो कैल्विंग देख लें, तो क्या है, स्टीम अंडर प्रेशर है, मॉइस्ट हीट है, हाई प्रेशर है, ठीक है। बेस्ट फॉर ग्लासवेयर मीडिया लिक्विड्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। इफेक्टिव, ठीक है, स्पोरासाइड एंड यूनिवर्सल मेथड है। फिर माइक्रोवेविंग क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू गुजारें, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग करें, तो इसमें रैपिड हीटिंग होगा, डिकंटेमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या, ऑटो कैल्विंग का हाई है रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेविंग का क्या है, वेरिएबल है, बेस्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। फिर ऑटो कैल्विंग क्या, स्लो साइकिल है, 15 से 30 मिनट, लेकिन माइक्रोवेविंग का फास्टर में कुछ ही मिनट में हो जाता है, वो 15 से 30 मिनट लग जाता है। फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है, हाई टेम्परेचर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, बेकिंग या कन्वेक्शन जो होता है। इसमें की फीचर है कंडक्टेड हीट किल्स माइक्रोब्स, ठीक है। टिपिकली 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स और 170 डिग्री फॉर 1 आवर, ठीक है। बेस्ट फॉर ग्लासवेयर है, मेटल इंस्ट्रूमेंट या पाउडर्स हैं, ऑयल्स है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नॉन कोरेसिव है, सेफ फॉर साप्स है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग साइकिल टाइम है, नॉट फॉर हीट सेंसिटिव, तो अगर कोई हीट सेंसिटिव वैसे वेस्ट है तो उसके लिए नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, DCAT एडवांटेजेस, ठीक है। कंक्लूजन, आइडियल फॉर हीट स्टेबल मटेरियल, ठीक है, वेयर मॉइस्ट हीट इज जैसे कि अगर जैसे कि सपोज कि अगर हमें जो अगर नाइफ है उसको स्टाइल करना है, तो ड्राई हीटिंग स्टरलाइजेशन मेथड के थ्रू हम उसको फिर से रीयूज करने लायक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई कि जो बार कोडिंग जीपीएस टैगिंग के बारे में पढ़ लिया, 2018 में आया। 19 में आया कि क्लोरिनेटेड प्लास्टिक को भाई हटाना है, ठीक है, यूरिन बैग्स और एब्डोमिनल बैग्स को छोड़ के, ठीक है। मतलब उसमें जो हमारा 2016 में रूल्स थे ना, उसमें उसको लाया गया, ठीक है। क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स में क्या क्या एक्सक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, वो सब लाया गया। फिर कोविड के समय गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, कि उनका सेपरेट येलो बीन्स होना चाहिए, जो भी वो मास्क पहन रहे हैं, पीपी पहन रहे, हेड कवर्स है, सब कुछ को उसमें जाके वो जाएगा। फिर कंप्लायंस पेनल्टीज का 48 आवर्स रूल्स है कि अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट कैनट बी स्टोर फॉर मोर देन 48 आवर्स। इफ इट इज द स्पेसिफिक मस्ट बी इन्फॉर्म इमीडिएटली, अगर रखा जा रहा है तो बताना होगा। फिर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, अगर फाइन्स आर कैलकुलेटेड ऑन डेली डिफॉल्ट बेसिस, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल कैन बी फाइंड अप टू 1.5 million फॉर सीरियस वायलेशन लाइक मिक्सिंग बायोमेडिकल वेस्ट विथ म्युनिसिपल गार्बेज।
occupational safety, SCFs must provide annual health checkups and hepatitis B and tetanus immunization for all waste handlers। ठीक है। उसके बाद आया कि जो 2025 में CPCB की गाइडलाइंस थी, उन्होंने कहा कि गैप एनालिसिस और कैपेसिटी प्लानिंग के लिए क्या कि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होना चाहिए। स्टेट्स टू कंडक्ट 5 years गैप एनालिसिस यूजिंग स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक है। डिसेंट्रलाइज अप्रूवल, SPCBs हैव फुल अथॉरिटी टू अप्रूव न्यू ट्रीटमेंट फैसिलिटी बेस्ड ऑन रीजनल डेटा। फिर व्हीकल्स एंड ट्रेसिबिलिटी नॉर्म्स सेट किया गया कि व्हाइट व्हीकल्स एक लाया गया कि व्हाइट व्हीकल होगा जून 2025 के बाद से मस्ट बी व्हाइट विद स्पेसिफिक बायो हजार्ड का सिंबल होना चाहिए, बायो हजार्ड का सिंबल बनाना चाहिए। ठीक है। 12:3 रेशियो में। फिर QR बार कोडिंग इंटीग्रेशन होना चाहिए कि एवरी यूनिट स्कैन एट कलेक्शन फैसिलिटी रियल टाइम डेटा अपलोड होना चाहिए पब्लिक डैशबोर्ड पर कि सब लोग देख सके। फिर इमरजेंसी रेजिलियंस की बात की कि मैंडेटरी MOUs होने चाहिए। जो CBWTF है, ऑपरेटर्स मस्ट हैव एग्रीमेंट विथ एटलीस्ट 2 नियर बाई फैसिलिटी और 48 आवर्स का रूल्स होना चाहिए। ठीक है। तो जो बैकअप फैसिलिटी मस्ट इट वेस्ट विद इन द मैंडेटरी विंडो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन। ठीक है। तो हमारा हो गया बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम चलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की तरफ। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या कहता है कि इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिवोल्यूशनाइज द वेस्ट हैंडलिंग इन इंडिया रिप्लेसिंग द ओल्डर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। जो 2000 मतलब जो 2000 में रूल्स था सन 2000 में, उसको बदल के ये रिप्लेस करके ये लाया गया। The rule shifted the responsibility of waste management to generator and introduced strict segregation protocols। ठीक है। सेम लाया गया कि जो भी जनरेट करेगा उसी का काम है, सब में ये कॉमन बात है। अब की फीचर्स क्या थे, तो एक्सटेंडेड स्कोप किया गया कि रूल्स अप्लाइड बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरियाज टू इंक्लूड सेंसस टाउन को भी इंक्लूड किया गया, इंडस्ट्रियल टाउनशिप को इंक्लूड किया गया कि सिर्फ म्यूनिसिपल एरियाज नहीं, एरियाज अंडर इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज, ये सब कुछ इसके अंडर लाया गया कि जहाँ यहाँ पर जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए सेम रूल होगा। सोर्स सेग्रीगेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी वेस्ट जनरेटर टू सेग्रीगेट वेस्ट बिफोर हैंडिंग इट टू कलेक्टर्स। ठीक है। कि भाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे घर में है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हम निकालते हैं, तो हमें भी रूल्स हैं कि हमें भी अलग अलग बीन्स में क्लासीफाई करके देना है। ठीक है। कि वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग करके। फिर यूजर फी और स्पॉट फाइन्स है कि लोकल बॉडीज कैन चार्ज यूजर फी फॉर वेस्ट कलेक्शन और इम्पोज स्पॉट फाइन्स फॉर लिटरिंग और नॉन सेग्रीगेशन। फिर वेस्ट प्रोसेसिंग है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी प्रोसेस्ड कंपोस्टिंग बायोमिथेनेशन विद इन द परमिसेज एज फार एज पॉसिबल। फिर लैंडफिल लिमिट्स है, लैंडफिल शुड ओनली बी यूज फॉर इनर्ट नॉन रिसाइक्लेबल कंबसिबल वेस्ट एंड प्री प्रोसेस्ड रेसिडुअल वेस्ट के लिए। फिर है व्हाट कंस्टिट्यूट सॉलिड वेस्ट। ठीक है। अंडर इंडिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, 2016 एंड 2024 ड्राफ्ट, कि एनी सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक सैनिटरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, कैटरिंग मार्केट और अदर नॉन रेजिडेंशियल वेस्ट। इसमें वेट वेस्ट में क्या आ गया, बायोडिग्रेडेबल में किचन वेस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, गार्डन वेस्ट, लीफ लिटर्स, ठीक है, डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिम्स। फिर ड्राई वेस्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड रैक्स है, रबर है। ठीक है। स्पेशल मेंशन क्या है, सैनिटरी वेस्ट, डाइपर्स एंड सैनिटरी पैड्स रैप सिक्योरली इन मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड पाउच एंड प्लेसियर। ठीक है। कि उनको अच्छे से उसको पैक करके देना है। फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कि डिस्कार्टेड पेंट्स दम है, पेस्टिसाइड कैंस हैं, CFL बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ब्रोकन थर्मोमीटर्स है, टॉक्स यूज बैटरी है, तो ये डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में आता है। ठीक है। टॉक्सिक नीड्स स्पेशल हैंडलिंग। ठीक है। और इसको रिसाइकिल किया जाता है जो ड्राई वेस्ट है, या फिर उसको कंबसन किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है। ऐसे ओपन में नहीं, इंसिनरेशन या और प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। और सोर्स सेग्रीगेशन को मैंडेटरी किया गया है कि कलेक्टर्स को देने से पहले, जो वेस्ट कलेक्टर्स आएंगे उनको देने से पहले। ठीक है। और एक 2024 में रूल आया, ठीक है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो EBWR है ना, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बल्क वेस्ट जनरेशन BWGs हैं, जो उनको इनकम अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया गया। ठीक है। कि और ये BWGs कौन है, ठीक है, तो जो वेस्ट जनरेट करते हैं ग्रेटर देन 100, ठीक है, kg ऑफ वेस्ट डेली। ठीक है। 100 kg ऑफ वेस्ट डेली और ऑक्यूपाइंग, ठीक है, 20,000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। ठीक है। और कंज्यूमिंग 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर डेली।
इसको क्या बोलेंगे, बल्क वेस्ट जनरेटर्स। और उनके लिए क्या है कि उनको सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर करना है, ऑब्लिगेशंस ये है, ठीक है, अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट हैंडेड ओवर टू लोकल बॉडीज और ऑथराइज्ड रिसाइकलर सिमिलर टू ईपीआर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन किया गया, सेंट्रलाइज पोर्टल आया गया ताकि ट्रैक कर सके वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को। फिर क्वार्टरली रिपोर्ट करना है लैंडफिल ऑपरेटर्स को और बल्क जनरेटर्स को, ठीक है। फिर वेस्ट टू एनर्जी का मैंडेट्स लाया गया, फ्यूल यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्री यूनिट विद वायरस मस्ट नाउ यूज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट बेस्ड, ठीक है, फ्यूल derived from the combustible fraction of the waste. Target से start at 6% to 2025 and will scale up to 15% over 6 year. ये फ्यूल यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट है, बॉयलर्स है, जैसे विथ बॉयलर्स हैं, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट जो फ्यूल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करना। फिर है लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट कि जो रूल्स है 2024 का, वो मैंडेट वो बताता है कि बायो माइनिंग और बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डंप साइट मैंडेटरी विथ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर क्लियरिंग लेगेसी वेस्ट टू रिक्लेम लैंड। जो पहाड़ हम देखते हैं कचड़ों का अलग अलग जगहों पे, खासकर बड़े शहरों में, तो उसको भाई बायो रेमेडिएशन या बायो माइनिंग के थ्रू भाई इसको फिक्स करें और हमारा जो लैंड है उसको रिक्लेम करना है और लेगेसी वेस्ट क्लियर करना है। वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि 62 मिलियन टन था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और वेस्ट टू एनर्जी कितना है, ठीक है। जो मैंडेटरी शहर है जो कि 100 टन पर डे से जिनका है, तुमको वेस्ट टू एनर्जी करना ही है। लेकिन इंडिया में कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इंडियन का जो वेस्ट होता है ना, उसमें 40 to 60% मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा ही होता है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उसका वेस्ट कलेक्शन, क्योंकि मोस्टली हम अपना खुद का खाना सब कुछ खुद लोकली सोर्स करके बनाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी प्रमोट किया जाए कि नहीं आप डब्बे के खाइए, आप ये फूड प्रोसेस्ड फूड खाइए। तो उसमें समस्या क्या है ना कि सी थिंग इज दैट कि ऑलरेडी वी हैव सो मैनी एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्ल्ड, की दुनिया से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड ये सब के दिखे हैं इम्पैक्ट्स की, निगेटिव इम्पैक्ट्स, नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कुछ लोग को, कुछ ब्रांड्स को कुछ पैसे मिल जाए, बस दैट्स इट। अदरवाइज हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट्स दिखे हैं, ठीक है। बेस्ट क्या है, और सस्टेनेबिलिटी भी वो सही नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेस्ट है कि आप लोकली सोर्स्ड फूड ही कंज्यूम करें, लोकली सोर्स्ड फूड मटेरियल्स ही कंज्यूम करें, ठीक है। क्योंकि आपकी लोकली जैसे कि क्लाइमेट के हिसाब से जहाँ पे आप हैं उस एरिया में वट एवर इज ग्रोइंग, ठीक है, आप उसको कंज्यूम करें, तो दैट इज गोइंग टू बी more better for environment also, for your health also, and overall for everything। तो इसलिए हमारे यहाँ ना जो लोकली सोच, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं ये सब है, तो इस कारण से हमारा मॉइस्चर कंटेंट वेस्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट रेट कितना है, तो अभी भी 30% to 40% के आसपास है, ठीक है। और डंपिंग ग्राउंड से जैसे मुंबई का देवनार है, ठीक है। बल्क जनरेशन हो गए, जनरेटर्स में कौन कौन सा आ गया, जैसे होटल है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर लार्ज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो वो सबका है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल, ठीक है, रूल्स 1989 में आया था। framed under the Environment Protection Act are the primary regulation in India for preventing major chemical accidents. With the principal rules was established in while the principal rules were established in 1989, the 2000 amendment introduced the critical definitions and expanded the list of regulated chemicals. As of 2024-25, the regulatory landscape has shifted towards integration with a new labor codes and strict rules for contaminated sites। इसमें अब उसको क्या गया, जो नए लेबर कोड्स है ना, उसमें कुछ कुछ हिस्सों को ऐड कर दिया गया और स्ट्रिक्टर रूल्स लाए गए कंटेमिनेटेड साइट्स के लिए। कंटेमिनेट हो जाता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर का, जो क्या है कंट्रोल साइट में, द पर्सन इन द कंट्रोल ऑफ द साइट, जिसका भाई साइट है, मस्ट फॉलो ए टियर्ड कंप्लायंस, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल हैंडल, ठीक है। जनरल ड्यूटी सबके लिए है कि आइडेंटिफाई करे पोटेंशियल मेजर हजार्ड्स एट द साइट की, क्या क्या एक्सीडेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं वो प्रिवेंट करें, एडुकेट स्टेप्स लें कि अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि जो एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लिमिट करने के लिए आप एडुकेट स्टेप्स लें। फिर ट्रेनिंग करें अपने वर्कर्स को विथ इन्फॉर्मेशन इक्विपमेंट, ठीक है, एंटीडोट्स नेसेसरी फॉर द सेफ्टी। अब तो ये जनरल ड्यूटीज सबके लिए। फिर है मेजर एक्सीडेंट हजार्ड्स ड्यूटीज,
इसमें क्या, इफ द केमिकल क्वांटिटी एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड्स इन शेड्यूल 2 और 3, द ऑक्यूपायर मस्ट क्या करना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ साइट, सबमिट अ रिटन रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या एसपीसीबी एटलीस्ट 3 months बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर कोई केमिकल क्वांटिटी है वो शेड्यूल 2 और 3 में मेंशन थ्रेशोल्ड है, उसके बियॉन्ड जाता है तो ये करना। फिर क्या करना है, सेफ्टी रिपोर्ट्स और ऑडिट, कंप्रेहेंसिव सेफ्टी रिपोर्ट्स और कंडक्टेड सेफ्टी ऑडिट एवरी ईयर। फिर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, मीन्स डिटेल्ड प्लान टू हैंडल इमरजेंसी विद इन फैक्ट्री बाउंड्रीज एंड कंडक्ट मॉक ड्रिल होना चाहिए हर 6 महीने में। फिर ऑफ साइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोवाइड द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अथॉरिटी विथ ऑल नेसेसरी डेटा टू प्रिपेयर एन ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान फॉर द सराउंडिंग कम्युनिटी। कि सराउंडिंग कम्युनिटी के लिए अगर ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान भी हमें बनाना है। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अथॉरिटी है उसको सारे डेटा हम देंगे ताकि ये प्रिपेयर किया जा सके कि आसपास के लोग को नुकसान उससे कम पहुँचे तो एक्सीडेंट के केस में। फिर जो रूल्स हैं लेटेस्ट में अभी 2024-25 में, कि रूल्स रिमेन्स द बेस रेगुलेशन, जो MSIC-HC का रूल्स है तो बेस रेगुलेशन है। रिसेंट लीगल शिफ्ट्स हैव इंटीग्रेटेड दीज रिक्वायरमेंट्स इन जो ब्रॉडर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क्स। अब क्या ट्रांजिशन टू लेबर कोड्स में हम कर दिए गए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2025 हैज बिगन टू कंसोलिडेट केमिकल सेफ्टी नॉर्म्स, जो केमिकल सेफ्टी नॉर्म्स के लिए अलग से बना था उसको अब लेबर कोड्स के अंदर मिला दिया गया। वो लेबर कोड कौन सा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, अभी नए लेबर लॉज लगे हैं ना, उसी में से ये किए हैं। फिर इसमें इंटीग्रेटेड सेफ्टी की बात की गई है, फिर हेल्थ सर्विलांस की बात की गई है, फिर एनुअल हेल्थ चेक होना चाहिए सारे वर्कर्स का, फिर डिजिटल रिपोर्टिंग की बात की गई है। ठीक है, और ट्रैकिंग कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दोनों। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल्स लाए गए हैं। ठीक है, कि इसमें जो रूल्स स्पेसिफिकली टारगेट साइट्स वेयर हजार्डस केमिकल्स हैव लीक्ड और हैव बीन डंप्ड हिस्टोरिकली, मतलब पहले कभी वहाँ पे लीक हुए हैं या फिर डंप किए गए हैं हिस्टोरिकली, तो उसके लिए रूल्स लाए गए। लायबिलिटी इम्प्लीमेंट्स ए स्ट्रिक्ट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल फॉर केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल होता है जो करता है या फिर जहाँ होता है जिसके पोजेशन में वो चीज़ है तो वो उसका पे करेगा, उसको साफ करेगा, सब कुछ करेगा, किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसका ही पेमेंट वही करेगा। रिमेडिएशन, इफ साइट हैंडल्स एनी केमिकल्स लिस्टेड इन MSISC शेड्यूल्स एबव सेफ लिमिट्स इट कैन बी डिक्लेयर्ड ए कंटामिनेटेड साइट। ये जो लिमिट है कि भाई इतना केमिकल ही आप ये रख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो उस साइट को कंटामिनेटेड साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। रिक्वायर ए मैंडेटरी रिमेडिएशन प्लान, और मैंडेटरी रिमेडिएशन प्लान उसके लिए होना चाहिए। फिर एक उसके लिए कंप्लायंस चेकलिस्ट क्या क्या लाया गया, कि अगर एक्सीडेंट होता है तो 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना है अथॉरिटीज को। सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए एनुअली। इम्पोर्ट इंटीमेशन, ठीक है, इम्पोर्टर्स मस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटी को 30 days बिफोर द इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल को इम्पोर्ट कर रहे हैं 30 दिन पहले बताना है अथॉरिटी को। फिर ये सेफ्टी डाटा शीट मस्ट मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, एवरी हैजार्डस केमिकल मेंटेन मस्ट बी मेंटेन फॉर एवरी हैजार्डस केमिकल एज पर शेड्यूल 9। मॉक ड्रिल्स होना चाहिए हर 6 महीने में। तो वो हो गया डन। अब नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जो CND कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 के, वो नोटिफाई किए गए थे। ठीक है, इसलिए तो जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेब्रिस जो जनरेट करे जा रहे थे इंडिया के रैपिड अर्बनाइजेशन के, जो तेजी से अर्बनाइज हो रहा है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो उसमें से वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, हाउएवर एज ऑफ अप्रैल 2025 the government has notified the environment construction and demolition waste management rules 2025 with fully replace the 2016 वर्जन स्टार्टिंग 1 अप्रैल से जो नए रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, 2026 से, तो अभी लागू नहीं हुए। ठीक है, अभी 2016 वाला चल रहा है। तो डिफिनीशन क्या है वेस्ट की, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का डिफिनीशन क्या है कि वेस्ट कंप्राइजेस बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, डेब्रिस होना चाहिए, रबल होना चाहिए रिजल्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग रिपेयर या डिमोलिशन ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर। मेजर डेब्रिस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंक्रीट हो गया, ब्रिक मोर्टार हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टर हो गया। ठीक है, ये बल्क फॉर्म करते हैं, बल्क में सबसे ज़्यादा पार्ट। फिर अदर मटेरियल्स हो गए, नॉन स्ट्रक्चर एंड फिक्सचर, जैसे स्टील मेटल्स हो गया, वुड टिम्बर हो गया, प्लास्टिक लगता है, ग्लास लगता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया, रिक्वायर्स केयरफुल सेग्रेगेशन फॉर रिसाइकलिंग। फिर एक्सकवेटेड मटेरियल्स, जो कि साइट प्रिपरेशन के लिए जो होता है ना, जैसे कि सॉइल को निकालते हैं, सैंड को निकालते हैं, ग्रेवल्स को, एक्सकवेटेड अर्थ है साइट प्रिपरेशन के लिए, तो ऑफन यूज्ड फॉर
फिलिंग और लैंडस्केपिंग। तो इस 3 तरह का वेस्ट निकलता है। ठीक है। नो लिटरिंग और रोड्स, पेवमेंट्स और ड्रेन्स। नालियों में, रोड पे ये सब कचरा नहीं गिरना चाहिए। मस्ट बी स्टोर ऑन साइट और डिपोजिटेड एट डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर पे। ये क्या होता है, डिपोजिट होना चाहिए। अब इसमें कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ठीक है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, तो वेस्ट जनरेटर्स, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें 4 स्ट्रीम्स सेग्रीगेशन है। कंक्रीट, सॉइल, स्टील, वुड, प्लास्टिक, ब्रिक्स एंड मोटर का। ठीक है। कीप वेस्ट ऑन साइट और डिपोजिट एट डेजिग्नेटेड सेंटर, मतलब एक म्यूनसिपैलिटी या अथॉरिटी ने सेलेक्ट किया हुआ जगह, वहाँ पे भाई उसको डिस्पोज करें। ठीक है, डिपोजिट करें उस पे, पेमेंट पे। फिर है बल्क जनरेटर्स, जो कि ये तो सबके लिए है, जो कि ठीक है 20 TPD से लेके 300 TPM तक है। ठीक है। 20 टन्स पर डे करते हैं, या फिर 300 टन्स पर मंथ पर प्रोजेक्ट। ठीक। 20 टन पर डे पर प्रोजेक्ट, या फिर 300 टन्स पर डे, 300 टन्स पर मंथ पर प्रोजेक्ट में अगर करते हैं तो उनको बल्क जनरेटर कहा जाएगा। उनको क्या करना है, उनको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पहले लोकल अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा। ये सब करने से पहले, क्या करने से पहले, तो काम शुरू करने से पहले। फिर है लिटरिंग का प्रोविजन, तो है ही कि जीरो टॉलरेंस फॉर डंपिंग ऑन पब्लिक लैंड, प्रोहिबिट्स डंपिंग इन ड्रेन्स, वाटर बॉडीज और ओपन स्पेसेस। वायलेशन से क्या होगा, पेनल्टीज होगा, स्पॉट फाइन्स होंगे। फिर लोकल अथॉरिटी जो है, अर्बन लोकल बॉडीज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग, सेटअप एंड मैनेज वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मैंडेट यूज ऑफ 10 to 20% रिसाइकल। ठीक है। रिसाइकल जो हुए हैं क्या, उनसे कौन से वेस्ट हमारे हो गए, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन प्रोडक्ट्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। फिर जो नए आ रहे हैं रूल्स जो कि होंगे, तो इसमें ईपीआर लाया गया है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई है, जो कि दो जो कि 20, अगर 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हैं तो उसके लिए ये लाया गया है। ठीक है। रजिस्टर ऑन सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल, रजिस्टर ऑन सेंट्रलाइज एनुअल पोर्टल है। मीट एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट्स है, परचेज ईपीआर सर्टिफिकेट्स है। फिर मैंडेटरी रिसाइकलिंग टारगेट्स है, एम्बिशियस। ठीक है। तो क्या किया गया कि 25% है 2025-26 के लिए, फिर 75% है, और 2028 से 29 तक में 100% रिसाइकलिंग का टारगेट रखा गया। और मैंडेटरी यूटिलाइजेशन टारगेट है, न्यू कंस्ट्रक्शन मस्ट यूज रिसाइकल्ड मटेरियल्स। तो अगर न्यू बिल्डिंग है तो 5% है 2026 तक, 25% कर दिया गया 2030 तक। ठीक है, 20 नहीं 30 है। ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये 2030 20% है। ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में 20% रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है बाई, ये है 20% बाई। ठीक है। और 5% क्या है, साइकिल्स फॉर। ठीक है। 5% हमारे होना चाहिए। ठीक है। तो 5% हम करेंगे जो मैंडेटरी टारगेट्स हैं उसमें। ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में 20% हो गया, और न्यू बिल्डिंग्स में 5% था, फिर 25% 2030 तक। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या, ईपीआर की जो बात लाई गई है और दूसरा लाया गया है। ठीक है। ये स्पेलिंग बहुत गड़बड़ हुआ है। ठीक है। मैंडेटरी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। लार्ज पोजीशन में 25%, फिर ईपीआर क्रेडिट सिस्टम लाई गई है, क्यूआर कोड्स लाया गया है। ठीक है। तो वो सेम चीज़ इसमें अभी लाया गया है। फिर क्या डिफरेंसेस क्या है, तो इसमें ईपीआर का ला दिया गया, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल यहाँ भी बनेगा। ठीक है। मैंडेटरी है 25% फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए। फिर क्या चीज़, 25% जितने भी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज करने। फिर ईपीआर क्रेडिट सिस्टम यहाँ भी लाया जा रहा है, क्यूआर कोड्स होना चाहिए, ये सब है। ठीक है। तो अभी 25 to 30% ऑफ टोटल सॉलिड वेस्ट अभी थोड़ा बहुत, मतलब इस रिसाइकलिंग या सही से डिस्पोज होता है। ठीक है। जितने भी सॉरी जितने भी हमारे जो वेस्ट है, तो वेस्ट का वेस्ट का प्रोपोर्शन है उसका 25 to 30% किसका है, टोटल जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है शहरों में उसका, डेमोलेशन और ठीक है कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ के वेस्ट हैं वो 25 to 30% है, यानी कि 1/3 बहुत ज़्यादा है फिर भी। ठीक है। जनरेटेड की ड्यूटीज़ है कि भाई उसको सेग्रेगेट करे, सोर्स पे कलेक्शन चार्जेस दे। फिर प्रोसेसिंग है कि इसको रिसाइकिल करके फिर से टाइल्स बनाया जाए, बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाए, ब्रिक्स बनाया जाए। मैंडेटरी यूज क्या है, 10 to 20% प्रोडक्ट्स इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वो लाया गया रूल। चैलेंज क्या है, क्वालिटी कंसर्न है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स है, स्लो एडोप्शन है, और कंप्लायंस का मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं देखता है।
ठीक है। अब हम जो ईपीआर की बाद में बात कर रहे थे वो एक देख लेते हैं एक बार। ईपीआर क्या है? इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच है जिसमें कि प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड to the post consumer stage of its life cycle. It is a practical application of polluters pay principle. Core application क्या? प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स या ब्रांड ओनर्स है पीआईबीओस are legally or financially responsible for collection, channelization, recycling and environmentally sound disposal of the products they introduce into the market. ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कलेक्शन, चैनलाइजेशन होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटीग्रेट करें इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द प्रोड्यूसर्स मार्केट प्राइस, प्रमोट द डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें, इस्टैब्लिश ए रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या रिसाइकलिंग इकोसिस्टम, मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी बाय टर्निंग वेस्ट इनटू अ रिसोर्स। इसके लिए सीपीसीबी ने क्या फ्रेमवर्क लाया? इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, तो डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल्स बनाए हैं ईपीआर कंप्लायंस के लिए इन प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और टायर्स के लिए। इस पे क्या है? पोर्टल पे क्या करना है? तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल पीआईबीओज, जितने भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स हैं एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर है उनको वही रजिस्ट्रेशन करना है। अलाउज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर ट्रांजेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ ईपीआर ऑब्लिगेशन, facilitates the generation, sale and purchase of surplus EPR certificates, enables the levy of environmental compensation for non-compliance। ठीक है। तो ये अब किस पे के लागू होता है? प्लास्टिक पैकेजिंग पे, ई वेस्ट पे, बैटरी वेस्ट पे, वेस्ट टायर्स पे, इस सब पे ईपीआर लागू होता है। अभी तो देख रहे हैं कि कुछ सालों में डेमोलिशन जो हमारे वेस्ट है उसमें भी आने वाला है ईपीआर। इसमें टारगेट दिए गए हैं कुछ कुछ। ठीक है। एक्शन टारगेट दिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो रिजिड प्लास्टिक है कैटेगरी 1 का, तो अभी 50% है, उसको 60, 70, 80% करना है 28 तक। ठीक है। रिसाइकलिंग है, रीयूज टारगेट्स है। फ्लेक्सिबल की 30%, उसको 60% तक ले जाना है। कैटेगरी 4 में जो मल्टी लेयर 30% है उसको 60% ले जाना है। और जो कंपोस्टेबल है वो तो भाई कंपोस्टेबल को तो 100% रखा गया शुरू से कि इसमें इतना रीयूज या रिसाइकलिंग होना चाहिए। वो तो मेनली कंपोस्टेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो इशू नहीं है। फिर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाया गया जो पोर्टेबल बैटरी है उसको 70% है, उसको 90% तो हम देखे ही थे। ऑटोमेटिव को 50% था तो उसको 60% तक, 55% अभी करंटली 60% तक ले जाना है। इंडस्ट्रियल को 55% से 60% ले जाना है। जो ईवीज है अभी 70% तक का वेस्ट रिकवरी बैटरी रिकवरी टारगेट्स है उसको 90% तक ले जाना है। तो हमने डन कर लिया जो भी मेजर रूल्स थे वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंडिया में, वो सब हमने कवर कर लिया है। तो इफ़ यू हैव रीच्ड हियर देन थैंक यू। और इससे रिलेटेड जो भी है कोशिश करेंगे कि इसके शॉर्ट नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वट एवर यू लाइक इन दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या सही लगा क्या अच्छा नहीं लगा। जो भी अच्छा नहीं लगा वो भी आप कमेंट में बताएं, या फिर कुछ और चीज़ें चेंजेस करने हैं या कुछ और आपकी क्या बोलते हैं इच्छा है। ठीक है कि किस चीज़ पर वीडियो बननी चाहिए तो यू कैन शेयर। और इस पे हम एक डिटेल्ड मस्त, ठीक है, इस पे लाएंगे हम एमसीक्यूज़ के वीडियो भी सून, वेरी सून। ठीक। थैंक यू।